यह हमारे देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव हो गया है। अभी कांग्रेस का चुनाव नहीं रह गया। अगर आपने चूक की तो वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हम अपने देश को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, यह हमें आज सोचना चाहिए। आज हमारे बीच मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनुपम शर्मा जी। आप वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, काफी लंबे समय से कांग्रेस जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी जी खड़े हुए हैं, वहीं भाजपा से अजय भट्ट जी खड़े हुए हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। जहां तक अजय भट्ट जी की बात करें, लोग कहते हैं कि यहाँ पर वो आते नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े काम कराए। आप देखिए 10 करोड़ कितने करोड़ रुपए उन्होंने रेलवे स्टेशन में अभी काम कराया, खर्च किए हैं लोगों की सुविधा के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए राजेश भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अजय भट्ट जी ने अपने पूरे कार्यकाल में लगभग ना के बराबर काम किए हैं। हालांकि वो दावे करते लंबे चौड़े कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। क्षेत्र से नदारत रहते हैं, लोग उनकी सूरत भी नहीं जानते। जहां तक आपका कहना है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए इसके रेनोवेशन पर खर्च किए हैं रेलवे स्टेशन काशीपुर के लिए, तो एक ये बड़ा सामान्य सा विकास है। और मजे की बात है कि आप 10 करोड़ रुपए तो खर्च कर रहे हैं उसके रेनोवेशन पर, और ट्रेन आपने सारी जो चल रही थी वो ट्रेन भी आपने गायब कर दी। जैसे काशीपुर से जो मुरादाबाद जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन थी, जो सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए जरूरी ट्रेन थी, आपने वो बंद कर दी। और जितनी भी यहाँ से ट्रेन चलती थी, लगभग सारी ट्रेन का ऑपरेशन आपने बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में 10 करोड़ रुपए खर्च करने का आखिर औचित्य क्या है, मुझे तो ये बताइए। अरे आप पुराने दिन, जैसे हम कहते हैं ना कि भैया अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दो। भैया ट्रेन कम से कम लोग बैठ के चले तो जा रहे थे, उन लोगों को एक सुविधा तो थी, आपने वो सुविधा खर्च कर दी। अरे उस रेलवे स्टेशन को क्या कोई पब्लिक पिकनिक मनाने की जगह है कि आपने उसका सौंदर्यीकरण कर दिया और ट्रेन हटा दी? तो ये भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके का विकास हमेशा हर जगह है। और ये भी अजय भट्ट जी ने भी कोई नई बात नहीं करी है, उन्होंने भी एक मजाक एक तरीके से काशीपुर के साथ किया। जैसा कि अखबारों में भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मेरी गलतियों की सजा मोदी जी को ना दें, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, इसका अभिप्राय बड़ा सीधा है कि उन्होंने मैं अजय भट्ट जी की इस बात की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने गलतियां जो की, कम से कम पब्लिक के सामने उन्होंने स्वीकार किया कि मैंने गलतियां की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई जब खुद ही आदमी बोल रहा है कि मैंने गलती की और उसकी सजा आप मोदी जी को मत दीजिए, तो कोई ये रिश्तेदारी थोड़ी है, ये देश है, ये संसद है, ये संसदीय चुनाव है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे हो रहा है कि मेरे हिस्से की बर्फी चाचा जी को दे दीजिए। अरे भाई, आपने नहीं किया तो आप संसद में बैठने के पात्र नहीं है। आपको संसद में नहीं बैठना चाहिए और लोगों को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए जब खुद ही मान रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्रकाश जोशी जी के बारे में एक चर्चा है आम की, ये भी एक नए कैंडिडेट हैं और कई सीनियर कैंडिडेट को दरगाह को टिकट दिया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं आपको राजेश भाई बताना चाहता हूं कि प्रकाश भाई कोई नए कैंडिडेट नहीं है। ये काला ढूंढी से 2 बार असेंबली इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक बार, पहली बार ये 2200 मतों से इन्हें पराजय देखनी पड़ी। मजे की बात यह है कि ये पराजित होने के बाद भी इन्होंने अपने क्षेत्र में, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, करीब 150 करोड़ रुपए के काम इन्होंने कराए। और जो मैं आपको 150 करोड़ के काम बोल रहा हूं, ये मैं कोई चुनावी बात नहीं कर रहा हूं। आप सरकारी आंकड़े देख लीजिए, प्रकाश जोशी जी ने 150 करोड़ रुपए के काम, जबकि वो विधायक भी नहीं थे, हारने के बाद भी जिस व्यक्ति ने कराए हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो आप उससे ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो जीते होते तो फिर वो क्या किया होता।
तो नए कैंडिडेट नहीं है, क्षेत्र के जाने पहचाने कैंडिडेट है और हमारे राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। पूरे देश में उन्होंने छात्र राजनीति से लेके युवक कांग्रेस की राजनीति से लेके पूरे देश में काम किया है। 17 करोड़ तो अजय भट्ट जी को मिले, उनने भी 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, काफी खर्च किए आप देखिए अजय भट्ट जी की बात की, आप लोग लुभावनी बातें कर रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसा विकास करूंगा ऐसा। अरे भाई आपने पिछले सालों में क्या किया? 17 करोड़ की धनराशि में से आप 7 करोड़ रुपए खर्च करके 10 करोड़ रुपए आपको वापस करने पड़े आपके पास। इसका मतलब कोई डेवलपमेंट का रोड मैप ही नहीं है, विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है। तो मतलब और जनता इस चीज को समझ रही है, खाली मेरे बोल देने से ऐसा नहीं है, जनता इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रही है कि अजय भट्ट जी ने कितना कम काम किया, कितना कम वो क्षेत्र में आए। वो संजीदा ही नहीं थे इस क्षेत्र के लिए, बिल्कुल गंभीर नहीं थे वो इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के विकास को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थे। अनुपम जी, जैसा कि भाजपा पूरे देश में दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 पार और हम इस बार जीत का अंतर देखेंगे, 4 लाख 5 लाख कौन क्या जीतेगा, और वहीं आप कांग्रेस से दावा कर रही है कि साहब इनकी 200-2 सीट ऊपर नहीं आएंगी। ये आप क्या कहना चाहते हैं इस दोनों बातों के बारे में? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले, अगर आप 10 साल के कार्यकाल की बात करें तो इनके पास अपना कोई विकास कार्य गिनाने के लिए नहीं है। ये सबसे पहली बार है। तो इन लोगों ने बोला कि साहब हम 2 करोड़ रोजगार पर ईयर आपको देंगे। फिर इन्होंने वो रोजगार कितने दिए, जब लोगों ने रोजगार की बात पूछी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि साहब पकौड़े थे, ये भी रोजगार है। उसके बाद इन्होंने, जब इनकी सरकार नहीं थी तो बताते थे कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है और रुपए का रेट गिरता है तो वो रुपए नहीं गिरता, प्राइम मिनिस्टर की इज्जत गिरती है। तब का डॉलर का भाव से रुपए की तुलना आज के हिसाब से आप करके देखिए। उसके बाद मतलब मैं कितनी चीजें गिनाऊं, 1 नहीं 2 नहीं 10 चीजें ऐसी हैं। आप कभी कह रहे हैं कि गटर से गैस निकलेगी, उससे चाय बनेगी। अरे भैया आप प्राइम मिनिस्टर हो इस देश का, आप आखिर बोल क्या रहे हो? कभी आप बच्चों की क्लास में जाके A² B² करने लगते हो, आता आपको कुछ नहीं है। पूरा देश उसकी मजाक उड़ाता है। और मुझे दुख इस चीज का है, वो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, खाली वो नरेंद्र मोदी नहीं है। अगर वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होते तो एक अलग विषय था। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुझे दुख होता है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री 100 में से 95 चीजें झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, फिर बोल देते पीछे से एक आ जाता है कि साहब तो जुमला था। तो क्या आप मजाक कर रहे हो? आपने नोटबंदी करी, अरे भाई वो कौन सी नोटबंदी थी कि 500 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट लेके आ गए, फिर 2000 का भी आपने बंद कर दिया। तो आखिर आप चाह क्या रहे हो? इसका मतलब आपको देश चलाने की क्षमता नहीं है। किसान वो नाराज, बच्चे आप देखते हो सुबह सुबह सड़क पे दौड़ा करते थे कि मेरी फौज में नौकरी लग जाएगी। आज आप अग्निवीर लेके आ गए, आपने सबको घर बैठा दिया। आखिर आप चाहते क्या? और बढ़ाने के नाम किसान, अगर मैं आपको दावा करता हूं, जो पिछला किसान आंदोलन इतना लंबा चला, अगर कांग्रेस की सरकार होती ना तो अगर किसान रोड पे आते थे तो हमारा प्रधानमंत्री इंडिया गेट पे जाते थे। इंडिया गेट तक अरे वो किसान है कि पाकिस्तान के नागरिक हैं जिन्हें आप दिल्ली में नहीं घुसने दोगे? आप उन्हें दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा रहे हो, उन्हें झाड़ा पूरी बरसात आपने सड़क पे बैठाया, 700 लोग मर गए, आपका अहम इतना बड़ा हो गया? अरे भाई आपको कितनी दूर है, आधे घंटे। आपको पहले आपने इंडिया गेट तक क्यों नहीं आने दिया? आप इंडिया गेट तक आने देते, उनसे बात करते और उनसे बात करने के बाद उनकी समस्या का हल निकालते। आपने इतनी लंबी लंबी कीलें, बैरिकेड्स, फोर्स, वाटर कैनन, गन्स, सब कुछ आपने रखी। कोई पाकिस्तान से घुसपैठिए दिल्ली में आ रहे थे क्या? तो इन्होंने हर फ्रंट पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार फेल रही है। सारे
काम इनके झूठ बोलने के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई और रोजगार चरम सीमा पे खत्म हो गई। तो इस तरीके से अब कौन कहता 400 पार? ये वो लोग कहते हैं जिन्हें अब लोगों को भ्रमित करके, भाई क्षमा के साथ कहता हूं, पूरा नेशनल मीडिया आपने कैप्चर कर लिया। मीडिया सच दिखाने के लिए तैयार नहीं। चुनाव आयोग और संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, एजेंसीज है, ईडी है, सब कुछ है, सीबीआई है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के मतलब उनके अनुषंगिक संगठनों के रूप में वो काम कर रही है। तो ऐसे में आप क्या इस देश में, मुझे तो कई बार लगता है कि इस देश में लोकतंत्र है भी या नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये कांग्रेस और सरकार का चुनाव नहीं है। चुनाव आते रहते हैं, सरकारें आती और जाती रहती हैं, पर जो आज की स्थिति है वो लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर ये चुनाव में हम जितनी भी जनता के लोग हैं, अगर जनता, हालांकि जनता इस चीज को समझ रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव एक बार फिर से कहीं गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इस देश में लोकतंत्र बचेगा नहीं। आज इलेक्शन बॉन्ड कितना बड़ा घोटाला है, लोग कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और लोग नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, मतलब पहले तो होता है कि लोग जाए सुप्रीम कोर्ट से सारे आंकड़े निकल रहे हैं। तो आप भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर आप बैठे हुए हो, और मजे की बात, आप सुशासन की बात कर रहे हो, आप चरित्रवान होने की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे भैया, भारत की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आपने 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। तो आखिर हम देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं? कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी आकर चुका है। कांग्रेस ने अपना पूरा रोड मैप क्लियर किया है कि भाई वो रोजगार के लिए क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज उस घोषणा पत्र में है कि एजेंसीज कैसे सरकार के दबाव से मुक्त रहेंगी, उसमें उसका भी चर्चा उसमें की गई है। हमारा देश लोकतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज हमारा लोकतंत्र ही चला गया है। आज अमेरिका और जर्मनी जैसे देश, उन्हें टिप्पणी करनी पड़ रही है जिस तरीके से यहाँ पर लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आप चुने हुए चीफ मिनिस्टर्स को किसी एक शराब कारोबारी के नाम ले लेने पे जेल भेज दे रहे। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है? और वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर, आप देखिए ना, मेरे प्राइम मिनिस्टर का चरित्र होना चाहिए। आप कैसे, मेरा प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? एक शाम को मैं एक सभा देखता हूं कि अजीत पवार के लिए वो कहते हैं कि चक्की पीसिंग जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग जेल जाएंगे। हमें भी लगता है कि भाई चलो भाई, करप्शन के खिलाफ बहुत बड़ा ये शायद उठा के अजीत पवार को जेल भेजेंगे, अगले दिन आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देते। आपने एक कौन सी एक नई परंपरा शुरू करी है कि जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले उसकी जांच माफ, उसके सारे गुनाह माफ। अब वो तभी कहते हैं कि कौन सी उन्होंने वॉशिंग मशीन लगा रखी है। तो हरीश भाई, ये बड़ा सरकारें आती जाती हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं, तो मैं अपनी पार्टी की एडवोकेसी मुझे करनी चाहिए, मैं करूंगा या कर रहा हूं। पर सच में ये देश के लोकतंत्र पर खतरा है। आज चिंता उस चीज की है और पूरी जनता इस चीज को जान रही है। जो आप कह रहे हैं ना 400 पार, ये 180 कैसे आएंगे? आज प्रश्न ये 180। आप पूरे देश में अगर सीट वाइज बात करेंगे तो ये 180 कैसे आएंगे? आज प्रॉब्लम ये, और हमेशा कहना गलत होगा, कहने शब्दों पे नहीं जाना, भावनाओं पे जाना। जो चोर मचाए शोर होता है ना, ये वो स्थिति है। ये पटाखों में गांव लूटने जैसी स्थिति है। ये वो सब कुछ हो रहा है। 180 कैसे आएंगे आज? ये सबसे बड़ा प्रश्न। क्या संदेश देना चाहते जनता को?
नहीं, मेरा आज बड़ा स्पष्ट, मैं जनता को संदेश भी देना चाहता हूँ, जनता से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आज लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इसलिए आप जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमारे नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के श्री प्रकाश जोशी जी, आप उन्हें भारी बहुमत से विजय बनाकर, उन्हें उनके पक्ष में मतदान कर भारी बहुमत से विजय बनाकर उन्हें संसद में भेजिए। और इसलिए संसद में भेजिए क्योंकि ये नंबर गेम है, चुनाव नंबर गेम है। अगर एक बार फिर से हमने चूक की, ये तो बहरूपियों के रूप में आते हैं, कभी कोई डुगडुगी बजाते हैं, कभी कोई डुगडुगी बजाते हैं। ये अगर आपने एक बार और गलती की तो इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज आप खुद देख सकते हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, मध्य प्रदेश की बात करता हूं, उत्तराखंड की बात करता हूं। आप उठाइए मुंह, उठाइए बुलडोजर और किसी का भी घर तोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुंडों को संरक्षण दीजिए, आप गुंडों को, आप उनका घर जरूर तोड़िए, पर क्या हमारे देश में कोर्ट नहीं? आज ये है कि आप किसी की भी पुलिस से एफआईआर कराइए और बुलडोजर लेके पहुंच जाइए और तमाशा बना दीजिए। मुझे तो कई बार लगता है कि मैं भारत में रह रहा हूं कि कौन से देश में रह रहा हूं, ऐसा इंडिया तो मैंने कभी नहीं देखा। तो ये बड़ा डरावना सच है कि यदि आपने इस बार चूक करी, देश के मतदाताओं ने इस बार चूक करी, तो इस देश से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र बचाने के लिए आपको कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहिए, गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करना चाहिए। ये मेरा संदेश है और ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद आपका। थैंक यू।